ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अटेंडेंस शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से हम अटेंडेंस शीट को बनाते हैं और किस तरीके से अटेंडेंस शीट को बनाते हुए सैलरी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे सिनेरियोज बीच में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, और फिर मैं एज पर सिनेरियो उसको चेंज करता रहूंगा मैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर मैं पहले मैं नाम लिख देता हूँ, जो कैंडिडेट नेम है अली अहमद नासिर काशिफ, और ये कुछ लोगों के नाम हैं, ये कुछ लोगों के नाम है जो मैंने इसमें एंटर कर दिया। अब इसमें प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर फॉर एग्जांपल डे वाइज चलूँ, मैं सैलरी जो बनती है कुछ इदारों में 21 डेज की, कुछ इदारों में 22 डेज की, कुछ इदारों में डिफरेंट डेज की होती है। यहाँ पर मैं जो नंबर ऑफ डेज काउंट करवा रहा हूँ वो है यानी 1 to 11, 11 दिन की काउंट करवाना। आप उसको बढ़ाना या कम करना चाहिए अपने उन पे आप कर सकते हैं। फिलहाल 1 2 1 1 2। इसके बाद मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने जो सेल हैंडल है इसके थ्रू मैं 11 डेज की सैलरी इस पे काउंट करवा रहा हूँ। फिलहाल चलें 13 डेज कर देता हूँ या 12 डेज कर देता हूँ, मर्जी मेरी। इसके बाद मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि मुझे सब चीजें नजर आने लगे। इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको ब्लैंक स्पेसेस 2 से आगे 1 से आगे पूरा ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा होगा। इन ब्लैंक स्पेस को कम करने के लिए हम जिस ऑप्शन का हम यूज करेंगे वो है फॉर्मेट पे जाके, यहां पर ऑप्शंस मौजूद है ऑटो फिट कॉलम फिट, यानी हम ऑटो फिट करेंगे कॉलम फिट को, तो आप खुद देखेंगे कि ये चीज यानी श्रिंक होकर थोड़ी सी छोटी हो गई है। अच्छा, इस हवाले से यहां पर अगर मैं प्रेजेंट और एब्सेंट की बात करूं मैं तो ओके नाउ मैं भी ये चाहता हूं कि डिफरेंट प्रेजेंट और एब्सेंट को यहां पर जब हम अटेंडेंस शीट को हम फिल करते हैं तो यहां पर प्रेजेंट और एब्सेंट लिख देते हैं। तो यहां पर हमने प्रेजेंट पी और एक को मैं प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट, यानी मैं इसका मतलब ये है कि मैं कुछ एब्सेंट और प्रेजेंट मिक्स कर देता हूं मैं, और एक में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रखता हूं ताकि मैं टोटल नंबर ऑफ डेज को मैं काउंट कर सकूं मैं, और तीसरे में मैं सिर्फ सबको एब्सेंट करता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा फंक्शन जो है, मेरा फॉर्मूला जो है वो काउंट कर रहा है, और बाकी कुछ को मैं मिक्स कर दूंगा मैं इस तरह से। और इसी तरह से मैं अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जनाब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेज को काउंट करूंगा, कितने डेज प्रेजेंट है, यानी अटेंडेंस कितने दिन की है। अटेंडेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला अगर इक्वल टू सम यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वजह क्या है इसकी, क्योंकि सम का फॉर्मूला जो है, सम का जो फंक्शन है वो नंबर पे काउंट होता है। अगर नंबर 35 42 69 ये नंबर्स हैं तो ये सम का फॉर्मूला उधर अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। लास्ट लेक्चर में मेरे ये मौजूद भी है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है, ये तमाम के तमाम फॉर्मूले में अगर हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें पूछता है। नंबर 1 रेंज, दूसरा क्राइटेरिया। रेंज में क्या बताऊंगा मैं कि यहाँ पर रेंज मेरे सामने ये पूरी रेंज है, जिसकी मिसाल मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी कि अगर मैं इस रेंज की बात करूं, इस क्लासरूम की बात करूं मैं, तो ये क्लासरूम आपका रेंज हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं फीमेल्स को काउंट करो तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा। तो मजीद फिल्टरिंग, मजीद सिलेक्शन जो है आपकी क्राइटेरिया कहलाई जाती है। तो यहां पर मैं इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन एंड ड्रैग। इसके बाद क्या होगा, ये पूरा रेंज मैंने इधर दे दिया। उसके बाद क्राइटेरिया की बात करूंगा तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में मुझे काउंट किसको करना है, मुझे जो काउंट करना है वो पी को काउंट करना है। तो क्राइटेरिया इसमें जो दूंगा मैं पी दूंगा मैं, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा मैं। जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज, फिलहाल इसमें 0 दे रहा है, देख लेते हैं क्यों, क्या वजह इसकी, सबको 0 दे रही है। इक्वल टू यहां पर जो दे रहा है इक्वल टू काउंट, इफ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया। इधर काउंट नहीं, काउंट इफ अप्लाई होगा इसमें।
जैसे ब्रैकेट बंद करूंगा मैं 7 मेरे पास आ गए और उसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास सबके आंसर एक्यूरेट तरीके से आ गए। काउंट जो है सिर्फ काउंट करेगा, लेकिन यहाँ काउंट नहीं करवाना, मुझे काउंट इफ करवाने। इफ में कंडीशन लग जाती है, और कंडीशन क्या है कि क्राइटेरिया में प्रेजेंट हो, रेंज और क्राइटेरिया। इफ में हमेशा कंडीशन लगती है। तो यहाँ पर इस हवाले से देखेंगे 7, इसके हिसाब से अगर मैं किसी एक को मैं चेंज करता हूँ, प्रेजेंट 2 को प्रेजेंट करता हूँ और इसके अलावा एब्सेंट ही रहने देता हूँ और एक प्रेजेंट करता हूँ, या फिर एब्सेंट की जगह इसके प्रेजेंट की जगह पे मैं कुछ एब्सेंट्स करता हूँ, तो उसी हवाले से उस चीज़ को चेंज करता रहेगा। आई होप इस बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मुझे पर डे, अच्छा सैलरी के लिए मुझे जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी फेवरेटिज्म पे नहीं करती है। वो क्या करती है कि हर एक के रैंक, हर एक के ग्रेड को फिक्स कर देती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर्स की आप जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में 17 ग्रेड होता है, 18 ग्रेड तो 19 ग्रेड होता है। अगर कोई 17 ग्रेड का कोई पर्सन है तो उसकी सैलरी सबकी फिक्स होती है, सेम होती है। और ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होती है, इसमें फेवरेटिज्म कहीं नहीं होती। कुछ इदारे ऐसे होते हैं, अगर कोई साहब है या कहीं को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से वो सैलरी सेट कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे इदारे होते हैं वो क्या करते हैं कि फिक्स सैलरी होते हैं, अनाउंसेस को एक प्लस माइनस कर देते हैं। वो अनाउंसेस को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो फिक्स सैलरी होती है उनको वो उसके हिसाब से काम उस पर कर देते हैं, यानी बेसिक सैलरी जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम बेसिक सैलरी BS कह देता हूँ। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है? बेसिक सैलरी एज पर आपकी जो क्या बोलते हैं ग्रेड है उसके हिसाब से, या एज पर आपका जो ग्रेड है उसके हिसाब से हम आपको उसको सेट कर देते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं ग्रेड की बात करता हूँ तो मैं ग्रेड A B C, चले लास्ट वाला C कर देता हूँ, बाद में इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है। यहां पर मैं क्या है बेसिक सैलरी BS लिख देता हूं। मैं BS लिखने का मतलब है बेसिक सैलरी। होता यह है कि आपकी जो आपकी सैलरी जो है वो अगर जिस ग्रेड पे आप आते हैं, जिस रैंक पे आपके आते हैं तो वो आपकी फिक्स होती है, लेकिन जो आपकी सैलरी इंप्रूव होती है वो बेसिकली आपके अलाउंसेस पे, मुख्तलिफ अलाउंसेस आपको देखिए आपकी सैलरी को इंप्रूव कर दिया जाता है, कोई अलग कहानी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो डिपेंड करेगी आपके ग्रेड पे, यानी इसमें किस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर A है तो 70,000 कर दें, वरना अगर B है 50,000 कर दें, वरना अगर C है तो 35,000 कर दें, वरना चले 20,000 कर दें। ये हमने कंडीशन सेट कर दी और इस कंडीशन को इसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इफ ग्रेड इज इक्वल टू इनवर्ट कॉमास में A हो, क्या कर दे 70, चले 72,000 हम कर देते हैं उनकी सैलरी में, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, यहां से इसको मैंने कॉपी किया, इक्वल टू को मैं रहने दूंगा। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने ग्रेड में अप्लाई किया था, हमने कंट्रोल C किया और इसके बाद मैंने कंट्रोल V N, इसके बाद में आगे भी देख लूंगा मैं। इसके अलावा अगर ग्रेड आपका B हो तो ऐसी सूरत में मैं इसको कर देता हूं 51,000। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर C ग्रेड हो, अगर किसी का रैंक C हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, तो ये आपके फॉर एग्जांपल 37 हो, वरना क्या हो 22,000 को हम इसमें फिक्स कर देते हैं। एल्स लगाना इसमें जरूरी है। उसके बाद में ब्रैकेट को, जितने ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए इतने ही ब्रैकेट्स मैं इसको क्लोज करूंगा मैं, और उसके बाद जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास ये सैलरी, यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो मेरे पास आ गई। उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं B करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी वहां पर सेट हो जाएगी और पूरे सैलरी पे आपका इंपैक्ट पड़ रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं ग्रेड के बाद अगर मैंने बेसिक सैलरी लगा, जी सवाल करें सर। आपने एल्स का भी यूज किया था, उसके बाद बोला 20,000। यस, 20,000 हो गया। अच्छा बेसिकली होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, इसमें इफ के फॉर्मूले में एल्स लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। फॉल्स हमें नहीं लिखना, हम कोई ऐसी सैलरी को सेट कर देते हैं जो कि हमें अगर पता है कि C ग्रेड से आगे के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको 0 कर दिया। चले आपकी सिचुएशन बिल्कुल सही है। और अगर ये 3 ग्रेड हमारे पास हैं और इन 3 ग्रेड को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ताकि इस ग्रेड का हमारे पास बंदा ही नहीं है। तो मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं इसको D ग्रेड करता हूँ तो D ग्रेड हमारे पास कोई इस तरह का रैंक मौजूद नहीं है, तो उस हवाले से उस चीज़ को 0 काउंट कर लेगा। चले हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं और क्लियर है।
जनाब इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और बातों को इसमें डिस्कस करने की आपसे कोशिश करता हूँ मैं इसमें कि ग्रेड के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो आपकी पर डे सैलरी है, जब भी आप अपने अटेंडेंस से सैलरी निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी पर डे सैलरी कितनी है। पर डे पता होगी तो आप टोटल सैलरी आप उसमें निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर डे सैलरी पीडीएस में कर देता हूँ मैं पर डे सैलरी, और इसी हवाले से पर डे सैलरी मेरी जो सैलरी बन रही है 12 डेज के हवाले से बन रही है। आप 31 डेज के हवाले से 30 डेज के हवाले से निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं करूंगा इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 12। 12 दिन से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो अगर 31 डेज से व्हाटएवर जितने दिन की आप इसमें करना चाहें तो उसका आगे पीछे प्लस माइनस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 12 डेज से किया, तो 12 डेज के हवाले से मेरे पास ये सैलरी बन रही है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल किसी का ग्रेड अगर यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से उसकी सैलरी उसमें सेट हो जाएगी। अब जब मेरे पास पर डे सैलरी आ गई तो मंथली सैलरी यानी मंथली बेसिक सैलरी आपकी कितनी बन रही है, मंथली बेसिक सैलरी। तो मंथली बेसिक सैलरी के लिए मंथली बेसिक सैलरी एमबीएस आपके पास कितना बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय यानी अटेंडेंस से टोटल नंबर ऑफ डेज से कितने दिन आप आए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज से अटेंडेंस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो अभी सैलरी बन रही है वो ये बन रही है, ये बेसिक सैलरी है। अभी हम और चीजों पे काम करेंगे। अगर किसी का एक दिन और प्रेजेंट होता है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी इंप्रूव हो जाएगी। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी थी। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये हम लोग अभी हमने एफर्ट की इसकी बेसिक सैलरी की जो उसके हाथ में आएगी। उसके बाद अब डिफरेंट अलाउंसेस की हम बात करते हैं। तो डिफरेंट अलाउंसेस जो इसमें आते हैं, तो अलाउंस, हाँ जी सवाल करें। बिल्कुल मंथली बेसिक सैलरी चले इसका, हाँ वेरी बहुत अच्छी बात। बेसिक सैलरी मंथली नहीं है, ये मेरे ख्याल से क्वार्टरली है आई थिंक। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आप मंथ में 12 डेज काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपको सैलरी करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। उसके हिसाब से हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि हमें कुछ और नाम देना चाहिए। आपसे नाम से मैंने आपसे ये सोचा कि मैंने आपसे वही बात कही थी कि 12 दिन को हम कंसीडर कर रहे हैं महीने के बराबर। ये हम सोच रहे हैं आप 12 दिन ना रखिएगा, आप किस दिन 22 दिन में पूरी मंथ आप काम कीजिएगा। फिलहाल मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हम थे तो उसके हिसाब से मैंने 12 दिन रखे, उसको बढ़ाना चाहिए बढ़ा दीजिए। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। नाउ यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। अलाउंसेस की तरफ आते हैं। अलाउंसेस आपके जो आ रहे होते हैं वो सब के सब आपके बेसिक सैलरी पे डिपेंड करते हैं। यानी आपकी बेसिक सैलरी जितनी की है वो बेसिकली आपकी टोटल सैलरी पे आपको अलाउंसेस नहीं मिल रहे होते, आपको बेसिक सैलरी पे अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। हम ये कर देते हैं कि अगर आपकी सैलरी इतने थाउजेंड से ज्यादा है तो आपकी सैलरी में कितने परसेंट आपका इजाफा हो जाए। इसी तरह ही होता है कि आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर 40,000 से ज्यादा है या 30,000 से ज्यादा है तो आपकी सैलरी में कितने परसेंट आपका इजाफा हो जाएगा। आई होप इसी तरह से होता है, ठीक है, इजंट इट। यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा, फिक्स्ड भी होते हैं। हम फिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग ये कहेंगे कि जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है वो अपने तरफ से उसको मोल्ड कर लेते हैं उसको। अलाउंसेस में यहां पर मैं फिलहाल अपनी तरफ से ताकि सीखने के लिए और समझने के लिए इक्वल टू, अगर आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इफ बेसिक सैलरी अगर आपकी ज्यादा है, बेसिक सैलरी ज्यादा और बराबर है मींस इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है किस चीज के, मैंने कहा चले इस तरह कर लेते हैं कि अगर 60 से ज्यादा है, 60,000 से ज्यादा है तो क्या कर दे कॉमा, आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें मल्टीप्लाई बाय 31% इंक्रीमेंट कर दे 31%। यानी ये कंपनी की पॉलिसी आई है दफा कि जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है, यानी इस वक्त मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि 60,000 से ज्यादा है तो क्या कर दे, आपकी जो सैलरी है उसको उसका 31% निकाल के दे दीजिए, ठीक है कॉमा। अब यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं इसी चीज को कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है, कंट्रोल सी और इसके बाद कंट्रोल वी और भी अगर कुछ लगाना चाहूँ। फिलहाल हमारे पास 3 कंडीशन है,
3 कंडीशन से हम लोग काम करेंगे। यानी अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर 40,000 से ज़्यादा है तो इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 16%। ये मैंने कुछ इस तरह से फिगर दी है। और इसके अलावा यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 35,000 से ज़्यादा है अगर आपकी, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 9%। ऐसे ही फिगर दे रहा हूँ, 10 बिल्कुल नहीं कर रहा ताकि कुछ हमारा वैल्यूज पॉइंट्स में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और वरना क्या करते हैं, 0 करते हैं। वही भाई आप वाली बात, ये इतनी परसेंट क्यों, चलिए मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। मैं इसको मैं जैसे ही बंद करूंगा मैं देन दैट्स इट। और भी कंडीशन अगर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं इस चीज़ को एंटर करूंगा तो मेरे पास अलाउंसेस इतने बन रहे हैं अगर सैलरी किसी की इतनी है, बेसिक सैलरी यानी मंथली सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी। मंथली सैलरी तो एब्सेंट पे काउंट होगी आपकी अगर अलाउंसेस इतने बन रहे हैं तो। इसके अलावा डिडक्शन भी होती है कुछ, ईओबीआई होता है। ये ईओबीआई जो है मैं इस पे वैसे फिक्स होता है, मेरा फिक्स होता है, फिक्स होता है, लेकिन मैं यहाँ फिक्स नहीं कर रहा, आप पे ईओबीआई लेगा तो टैक्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड पीएफ लिख देता हूँ मैं। प्रोविडेंट फंड में अगर मैं कहता हूँ कि अगर सैलरी जिसकी अगर फॉर एग्जांपल 50,000 से ज़्यादा है तो उसका 2% या 3% इस तरह मेरा डिडक्ट होता है 5%। बेसिक पे 10%, सबका डेट में 10% नहीं कर रहा, चलिए मैं डिफरेंट सिनेरियोस को निकालना चाहता हूँ ताकि मैं सीखने को मिल जाए। ठीक है, इक्वल टू अगर जिसकी इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 है तो क्या कर दे कॉमा आपकी बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, चले 13%। और इस पे मैं डिफरेंट सिनेरियोज उसी तरीके से जो मैं करता आ रहा हूं कर दूंगा मैं इसमें। अच्छा, इसमें कॉमा लगाना भूल गया, चलें कोई मसला नहीं, आगे कॉमा मुझे और भी लगाना पड़ेंगे। ये आगे 3 कंडीशन। फिलहाल और भी कंडीशन अगर आप ये समझते हैं मैं ये कंडीशन पे फुलफिल कर दूंगा मैं, तो ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट कंडीशन और डालूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं और कंडीशन भी डाल सकता हूँ। मैं सैलरीज को कर देता हूँ 45, तो इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 9, और अगर मैं 35 तो इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 7, और अगर मैं इस पर करता हूँ फॉर एग्जांपल 25 पे मैं कर देता हूँ मैं 5%। और क्योंकि मैं कंडीशन ज़्यादा लगा दी थी इसलिए मुझे इसमें लगाना पड़ रहा है 15, तो इसमें कर देता हूँ मैं 2%, 3%, वरना 0। ब्रैकेट बंद, क्लोज। लास्ट वाला ब्रैकेट हमेशा डार्क ब्लैक में होता है। मैं जब क्लोज कर रहा होता हूँ तो गिनता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखा होता क्लोजिंग के वक्त कौन सा कब ब्लैक आ रहा है, जैसे ब्लैक आता है मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये लीफो मेथड पे चलता ही है। जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये आपका पीएफ आ रहा है। और कुछ इस तरह की चीज होती है, या फिर मैं आगे बढ़ूँ नेट की तरफ, हम लोग नेट मैं नेट की तरफ जाऊँगी कुछ और चीज को इंक्रीज कर अलाउंसेस का परसेंट अलाउंसेस ये डिफरेंट होते हैं एक्स्ट्रा। बिल्कुल, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। अलाउंसेस में जो डिफरेंट अलाउंसेस में मुराद आपके हाउस रेंट हो गया, वेरी गुड यार। मैंने एक ही में काउंट कर दिया, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट उसको डिवाइड करना चाहें, या आपका हाउस अलाउंस होता है, एक मिनट आप अब इसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड आपके पास आ गया। अब मैं नेट की तरफ जाना चाहूंगा, तो नेट का फॉर्मूला प्लस और माइनस से ज्यादा और कुछ नहीं है। यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल नेट की तरफ जाता हूं मैं, और नेट अमाउंट की तरफ जाता हूं मैं, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। मैं बेसिक सैलरी में प्लस करूंगा, अब प्लस और माइनस है सिंपल। पहले मैं प्लस वाली चीज कर लेता हूं मैं, मंथली बेसिक सैलरी नहीं, सॉरी यहां पर मैं इसको हटाता हूं मैं, मंथली बेसिक सैलरी, क्योंकि मैं बेसिक सैलरी को इसमें ऐड नहीं करूंगा, बेसिक सैलरी तो मुझे बता रहा है मंथली आपको कितना मिल रहा है, आपको बेसिक सैलरी वो प्लस अलाउंस और माइनस पीएफ, इजंट इट? ये 3 चीजें मैं करने के बाद मैं एंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास अमाउंट टोटल ये आ रही है, टोटल अमाउंट ये आ रही है। अगर कोई एक कैंडिडेट एब्सेंट प्रेजेंट होता है तो
तो उसके अमाउंट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। और अगर कोई अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है और एब्सेंट होता है तो उसके डायरेक्टली उसके अमाउंट पे उसकी सैलरी पे असर पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज़ थी जो हम कर चुके हैं, लेकिन इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मुझे ये चीज़ देखनी है, मैं सब ग्राफ वगैरह सब बना के इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में। इसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अटेंडेंस आई है, इसमें ये देखना चाहता हूँ कि हाईलाइट हो जाए जितने भी एब्सेंट है, तो मुझे हाईलाइट करके दे देंगे कितने भी एब्सेंट है। मैं मंथ के एंड में देखना चाहता हूँ कौन कौन, ताकि मेरे पास पूरा एक खूबसूरत सा एक मेरे पास हाईलाइटेड चीज आ जाए। तो प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों चीज चेक कर लेता हूँ, प्रेजेंट का कलर रख देता हूँ, एब्सेंट का दूसरा कलर रख देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा मैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल पे जाऊंगा मैं। न्यू रूल पे जाने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, और यहां जाके लिखूंगा मैं इक्वल। इक्वल टू किसके हो, मैंने कहा इक्वल टू पी हो। तो क्या कर दे, फॉर्मेट पे जाऊंगा मैं, बोल्ड कर दे, बॉर्डर लगा दे उनके दरमियान, और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट रखे ग्रीन, और फॉन्ट का कलर डार्क ग्रीन टाइप की कोई चीज कर दे। चले, कुछ इस तरह की चीज आपके सामने बन के आ गई। मैं दोबारा से रूल अप्लाई करूंगा, यानी हम ये समझते हैं एक दफा एक चीज का अप्लाई कर दे, दोबारा रूल हम अप्लाई नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट के लिए अलग से करना चाहूं तो एब्सेंट के लिए अलग से मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो वी कैन डू दैट, हम लोग कर सकते हैं ये काम। तो हम लोग यहां से जाते हैं इक्वल टू, और यहां जाके कहता हूं मैं ए, और यहां जाके मैं इसको बोल्ड, कलरफुल, ब्राउन, बॉर्डर, एंड देन फिल लाइट ब्राउन, ओके, एंड देन ओके। तो देखिए उसी चीज पे मैंने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये चीज अगर आपके नजरों के सामने इसको हम देखें तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज हमारे सामने आ रही है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, मैं सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट में मेरे पास यहाँ पर नेम, यहाँ से मैं नेम से सेलेक्ट करूंगा मैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पहले बॉर्डर शॉर्डर भी बना देता हूँ ताकि मेरा यानी थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज लगे मेरा काम। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इसके बाद इसके दरमियान बॉर्डर्स लगा देता हूँ मैं। ये बॉर्डर्स मैंने लगा दिए, और इसके दरमियान डार्क बॉर्डर्स ताकि हाईलाइटेड हो जाए मेरे पास, और इसके बाद इसको भी मैं एक खूबसूरत सा बॉर्डर लगा देता हूँ इधर जनाब। मैं अब क्या नेम है, नेम से इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा इसका साइज बिगर कर देता हूँ ताकि आप सबको नजर आए क्लियरली। यहाँ से जाने के बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद मैं जाता हूँ चार्ट पे, जो कि चार्ट में डिफरेंट चार्ट के ग्राफ्स वगैरह हैं। आप चाहें तो 2D 3D भी ले सकते हैं, आप चाहें तो लाइनिंग चार्ट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप पाई चार्ट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट यानी 2D बार चार्ट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एरिया चार्ट भी ले सकते हैं अगर आप एरिया के हिसाब से चीज़ निकाल रहे हैं, या फिर कोई गैसेस वगैरह अमोनिया गैस और इस तरह की डिफरेंट गैसेस होती हैं उसमें अगर आपको शो करवाना है ग्राफ को वो भी, या फिर रेडार टाइप की कोई चीज़ हो, आपको स्टॉक एक्सचेंज की आपको कोई चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी हो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट चीज़ों से हम इसको शो करवा सकते हैं। तो मैं फिलहाल सबका सेम तरीका ही है, मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2D चार्ट सिंपल सा ले लेता हूँ मैं। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जरा देखिएगा मैंने सेलेक्ट, शायद मैंने गलत किया है, सेलेक्ट किया लेकिन यहाँ पर शायद इसलिए शो नहीं कर रहा है, इसकी वजह है यहाँ पर इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर नंबर्स नहीं आ रहे, नंबर्स नहीं आ रहे। यहाँ पर मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ नंबर, ये बेसिकली ये अप्लाइड होता है नंबर्स में होता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ मैं कि ये देखिएगा यहाँ पर शो नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नंबर्स के हिसाब से इसको शो करता है। तो इसके तरीकेकार किया है मैंने, यहाँ पर नंबर के हिसाब से अटेंडेंस के हिसाब से चेक करना है, प्रेजेंट और एब्सेंट को चेक नहीं करना, मुझे नंबर्स के हिसाब से चेक करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट नहीं कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैंने अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लिया है ना, दो डिफरेंट कॉलम सेलेक्ट हो गए। ये बेसिकली आपका ग्राफ जो शो हो रहा होता है वो नंबर से शो होता है, अल्फाबेट पे शो नहीं होता। सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैं चार्ट को मैं शो करवाऊंगा तो मेरे सामने ये अटेंडेंस डिफरेंट लोगों की यहाँ पर मेरे सामने शो हो गई, सॉरी डिफरेंट लोगों की अटेंडेंस यहाँ पर शो हो गई। दरअसल ये माउस का थोड़ा सा गड़बड़ है, यस। यहाँ से कहने का मकसद ये है कि देखिए डिफरेंट एंगल से यहाँ पे मैं अगर इसको शो करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मेरे सामने अटेंडेंस। अब अटेंडेंस में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर अटेंडेंस में दो चीज़ें, डिज़ाइन हो गया और इसमें फॉर्मेट हो गया। मैं फिलहाल इसी के डिज़ाइन पे बाहर क्लिक करूंगा तो ऊपर से हाइड हो जाएगा ऑप्शन,
और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं तो ये ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। इसमें अगर मैं चाहूँ इसको डिफरेंट एंगल से शो करवाना तो ये भी 2D और 3D डिज़ाइन के हिसाब से आपको शो करवाना शुरू कर देगा और डिफरेंट इसमें चीज़ें मौजूद हैं। फिलहाल मैं सिंपल इस पे जाता हूँ। मैं इस पे अगर और चीज़ों पे अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आप लोगों से तो कोई लेआउट पे जाऊँगा। अगर लेआउट को मुझे इस तरह से इसमें जो आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट आपको चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल ATTN, ये जो चीज़ आ रही है इसको लेजेंड बोलते हैं। ये लेजेंड आपके सामने, अगर मैं इस लेजेंड को मैं चेंज करना चाहूँ, स्विच देखिएगा, स्विच पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जा रहा है। और भी कर सकते हैं। जी बोलिए। डुअल ग्राफ बन जाए कि एक बार प्रेजेंट किया एक बार एब्सेंट किया, वो इस तरह नहीं हो जाएगा। सॉरी एक दफा प्रेजेंट किए एब्सेंट, अभी ये बेसिकली काउंट करके जो देता है ना आपको, ये नंबर्स में ग्राफ चलता है, आपका नंबर चलता है, अल्फाबेट नहीं चलता। नहीं तो सर वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के नाम से एलोकेट होने की, तो बिल्कुल सही कहा। उसमें आपको एब्सेंट के लिए वो नंबर डालना पड़ेगा। वाई एक्सिस सर क्या ले रहे हैं यहाँ पर आप ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रॉज एंड कॉलम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अटेंडेंस के हवाले से बेसिकली पता मसला क्या है, इसमें हमने चीजें सेलेक्ट कितनी की है, हमने 2 चीजें सेलेक्ट की, एक नाम और एक अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस की जगह पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट के नंबर्स काउंट करते हैं तो चीजें आपके सामने ज्यादा आती हैं। एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं इसकी एक अलग शीट बनाता हूं। मैं एक एग्जांपल जरा देख लेते हैं। चले यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर जनवरी का जैन, और इसके बाद यहाँ इसको ड्रैग करता हूँ मैं, इसके डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर देता हूँ। आपके सवाल के जवाब इसमें है जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल बीच में आ गई है, एक सिनेरियो हमारे सामने बीच में आ गया है जिसके हवाले से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ज़रा देखिए गौर से। इंसर्ट पे जाऊँगा मैं, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर गौर से देखिए, अब आपके सामने डिफरेंट नज़र आ रहा है, अब ये चीज़ ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। अगर मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल स्विच कर दूँ मैं तो स्विच पे देखिए अली का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, अली का पूरा रिकॉर्ड अलग आ रहा है, अहमद का अलग रिकॉर्ड आ रहा है, नासिर का अलग रिकॉर्ड आ रहा है, और इसके नीचे जो लेजेंड बना हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का या कलर वाइज, बेसिकली वहां पर हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमने जो सिर्फ सेलेक्ट किया है वो अटेंडेंस को सेलेक्ट किया, दैट्स व्हाई उसमें हमें इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। प्रेजेंट को क्या अगर इसी तरह एब्सेंट हाँ तो फिर वो उसके साथ आ जाएगा। वेरी गुड। अब इनका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका सवाल मैं समझ गया हूं। मैं ये कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर अटेंडेंस जो आ रही है प्रेजेंट की आ रही है, एब्सेंट की नहीं आ रही है, इसका मतलब एक और कॉलम का इजाफा करना पड़ेगा, एक और कॉलम का इजाफा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको उसमें आपको एब्सेंट काउंट करवानी पड़ेगी और उसका ग्राफ अलग से बनेगा, तो आप एब्सेंट भी इस तरह काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं कहने का मकसद ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज वो नहीं जाएगा, वो नंबर वाइज आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज चाहता हूं मैं इसके अंदर अटेंडेंस के हवाले से कि अगर मैं यहाँ से कुछ और चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँ, मैंने इसमें बताया था इसमें कैलकुलेशन के हवाले से, यस मैं थोड़ा सा इसकी तरफ इसमें मौजूद हूँ, मैं इसी में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा है सबको, बस ठीक है। अब गौर से देखिएगा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इससे रेलिवेंट है, वो तो है ऑफ कोर्स उसमें भी काम आएगा हमारे, लेकिन इस पर चीज़ सिखाना चाहूँगा मैं। इधर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्क्स और इक्वल टू सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन एंड देन ड्रैग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसके बाद इसको ड्रैग करते हैं। अभी गौर से देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि यहाँ पर जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि इस नंबर के सम होने पे ये तमाम नंबर शामिल है। इसका फॉर्मूला किस तरह से है, फंक्शन किस तरह से लिखा हुआ है, B2 कॉलन E2, ये कॉलन का मतलब है 2 यानी से, यहां से आप रेंज क्या। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखता हूं मैं, जो कि कभी कभार हमें जरूरत महसूस होती है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा कॉमा दिस कॉमा चले दिस चले, ये मैंने सम किया, एंटर किया, मेरे पास नंबर आ गया। मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला, अपने बॉस को दिखाया। क्वेश्चन होगा मेरे बॉस का कि इसके नंबर पे सम होने पे क्या ये नंबर शामिल है। अगर ये तो नंबर कम है आपके पास, अगर ज्यादा होंगे तो आप उसका कहेंगे शायद नहीं, लेकिन इसमें मे बी हमारे सामने नहीं होता, हमारे एक्यूरेट आंसर होता है या नहीं।
तो ऐसी सूरत में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस होती है। तो ऐसी सूरत में हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर जाने का प्रॉब्लम समझ में आई आपको, ठीक है। इसी तरह से मैं चले एक और कर देता हूँ मैं, ताकि मैं और भी डिफरेंशिएट कर सकूँ मैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, चलें 3 नंबर है, मैं रख देता हूँ, और भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके सम होने पे ये कहाँ कहाँ शामिल है, इधर है, हाँ मैंने कहा कंफर्म है, इधर शायद, इधर हाँ नहीं, इधर नहीं है। अब इस पर भी डाउट है या नहीं। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि नंबर कम है, जब नंबर ज्यादा होते हैं तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में मैं नंबर पे रखूंगा मैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे सामने नजर आता है, ट्रेस प्रीसीडेंट। ये बड़े बड़े काम का ऑप्शन है। ट्रेस प्रीसीडेंट क्या करता है, आपको मैं पहले नंबर पे रखूंगा जिस पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, जिसमें नंबर कैलकुलेट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रखूंगा मैं, और ट्रेस प्रीसीडेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन सा नंबर इसके सम होने पे शामिल है। नंबर 2 ये कि अगर इसका प्रिंट आउट नहीं निकालें तो उसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने लिया था कि इसके सम होने पे कौन कौन से नंबर शामिल है। इसी तरह से मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको रिमूव करना चाहूँ, रिमूव कर सकता हूँ मैं। अगर मैं दूसरा मालूम करना चाहूँ तो मालूम कर सकता हूँ मैं। आप कहेंगे अगर मैं इसके साथ क्या मैं इसको मालूम करना चाहूँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये आपको ये भी बता देगा और आपको वो भी बता देगा। ये सिर्फ सम के फॉर्मूला नहीं, ये आप काउंट करवाएं, एवरेज निकालें, परसेंटेज निकालें, जो नंबर इस पर फॉर्मूला है, बस इसकी शर्त है, इसकी कंडीशन ये है कि इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। जिस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा और फॉर्मूला जिस चीज को टारगेट कर रहा होगा सिर्फ उसका आपको आंसर दे देगी जी। हाँ, वो इसी तरह पास है। सेकंड मेरा यही क्वेश्चन है जी। दोनों सम्स के अंदर अगर सेम नंबर है, बिल्कुल देखिए आपकी नजर में, हाँ बिल्कुल ये नंबर और जरा देखें, पहला वाला इस पे यहां पर भी जा रहे हैं और इस पे यहां पर भी जा रहे हैं, दोनों जगह पे इन्वॉल्व है नंबर। और तीसरे नंबर पे इसको यहां पर जाना चाहिए, लेकिन मैं अच्छा मैंने इसको मालूम नहीं किया। यहां पर इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी बता देगा आपको। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। अब सवाल ये कि एक आपने कहा कि किस तरह से अगर डिपेंडेंट की बात करें, प्रीसीडेंट तो समझ में आ गया, डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड किस पे कर रहा है। यानी अब मैं नंबर्स पे आता हूं, ये नंबर किस किस पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल पिछली वाली कंडीशन को देखते हुए हमें तो पता चल गया तीनों पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये शो भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं इस पे रखता हूं मैं और डिपेंड पे क्लिक करता हूं मैं, ये तीनों में बता रहा है मुझे। डिपेंड ये नंबर, इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, नंबर है, ये नंबर किस किस पे डिपेंड कर रहा है। यानी एक स्टूडेंट है किन किन क्लासों में डिपेंड कर रहा है, इस क्लास में भी, MIS में भी, और बहुत सारी क्लासेस है, कहां कहां डिपेंड कर रहा है। और प्रीसीडेंट में क्या होगा, प्रीसीडेंट में ये होगा कि एक क्लास में कौन कौन लोग मौजूद है, कौन कौन सी आईडीज इसके अंदर मौजूद है, वो टारगेट करेगा। अब इसके बाद यहां पर मैं इसको रिमूव करता हूं मैं, और इसके अलावा मैं इस नंबर को फाइंड आउट, मुझे नहीं पता ये नंबर कहां कहां शामिल है, तो ये मुझे बताएगा सिर्फ एक जगह पर शामिल है। तो ये इस हवाले से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये चीज देखने वाली चीज है कि अगर मैं इस चीज को अटेंडेंस यहां पर काउंट करता हूं और इक्वल टू मैं डिफरेंट काउंटिव करता हूं, काउंटिव ब्रैकेट ओपन दिस कॉमा रेंज, रेंज इस तरह नहीं जाएगी, आई डोंट नो इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। हो सकता है ये आपको पूरा पूरा रॉ दे रहा है, आपको ये डार्क हो गया कलर, ये पूरा एरिया डार्क हो गया है। और इसी तरह से अगर मैं इसका करता हूं मैं तो इसका भी इसको कर देना चाहिए। और अगर मैं इसका करता हूं मैं फॉर एग्जांपल इस नंबर का करता हूं इसको डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट दोनों जगह पे है, ये इस तरह फाइंड आउट कर सकता है। और रिमूव करना चाहूँ इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है इसकी। बात ऐसा होता है कि जब आप शीट बनाते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कंपनीज को शेयर करके देते हैं डिफरेंट कंपनीज से। यानी मुझे नहीं पता, लास्ट में मेरे पास शीट आई है, बॉस के पास शीट आई है कि जो XYZ साहब है, रेहान साहब है, वो रेहान साहब ने पिछली बार बिजनेस कंपनी चला के हमें दी है। हमारे पास टोटल कंपनी 105 चल रही है जिससे हम शेयरिंग करते हैं, व्हाटएवर जिससे हमारा काम चल रहा होता है। कौन कौन सा बंदा, कौन कौन सा पर्सन किस किस कंपनी में इन्वॉल्व है, मुझे सिर्फ रेहान साहब का रिकॉर्ड चाहिए। रेहान साहब का रिकॉर्ड चाहिए कि ये रेहान साहब ने किस किस कंपनी से इस पूरे महीने में काम किया है।
तो सिर्फ उनका सिर्फ रिकॉर्ड देखने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? यानी इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज। इसी तरह से इसमें हम एक और चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने इक्वल टू सम सीखा, हमने इक्वल टू काउंट और काउंट इफ सीखा, काउंटिंग हमने रेंज और क्राइटेरिया। इसमें एक और चीज अप्लाई होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सम इफ। ये समझना जरूरी है। फिर इसके बाद एंड और के फंक्शन की तरफ चलेंगे जो कि उससे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट को, आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको नंबर एक, आपको ये जो चीज समझ में आ गई, इक्वल टू सम क्या है, इक्वल टू काउंट क्या है, इक्वल टू काउंट इफ क्या है। इसके अलावा पिछले लेक्चर्स में मैंने एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किए थे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब हम जिस चीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं वो है आपके सामने इक्वल टू सम इफ। ये सम इफ किस काम आता है हमारे लिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा हम डिफरेंट फंक्शंस की तरफ जाएंगे। यहां पर हम लोग इक्वल टू से इस्तेमाल करता हूं, फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम इफ। ये सम इफ क्या है, किस काम आता है, इसके नीचे जो इसकी हिंट निकली है, टिप निकली है, उसको गौर से देखें तो इस पर नजर आ रहा है रेंज, क्राइटेरिया, सम। हमें जो चीज समझ में आ रही है, हमने जो इक्वल टू काउंट इफ पढ़ा, रेंज और क्राइटेरिया समझ में आ रहा है। रेंज का मतलब है कि हमें पूरी रेंज बतानी पड़ेगी, पूरा टेबल की लोकेशन बतानी पड़ेगी। दूसरा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किस नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी किस क्राइटेरिया में बताना पड़ेगा किस चीज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी सम रेंज हमें इसको डिफाइन करनी पड़ेगी। यानी इक्वल टू रेंज, इक्वल टू कॉमा, इक्वल टू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो मुझे काउंट करना है इन्वर्टेड कॉमास में अली। अभी मैं इसको चेंज भी करूंगा, मैं अली की तरफ चला गया, कॉमा। सम रेंज का मतलब है इसको सेलेक्ट करें, कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसका रिकॉर्ड आपको चाहिए कि अली अली जहां होते हैं ना, सिर्फ अली, उसको सर्च करेगा और फिर सम निकाल के देगा कि अली साहब अगर 4 जगह पे मौजूद है, 4 जगहों पे सम निकाल के देगा, बाकी को छोड़ देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पे मैं सम रेंज फिलहाल काउंट कर रहा हूं, मैं टोटल को, मर्जी मेरी। मैं चाहता अप्रैल को भी कर सकता था, मैं चाहता मार्च को भी कर सकता था, मैं चाहता फरवरी को भी कर सकता था। तो यहां पर फिलहाल मैं टोटल को सिलेक्ट करता हूं मैं, और उसके बाद उसको मैं बंद करता हूं। मैं एंटर करूंगा तो अली, यहां पर मैं इक्वल टू अली यहां से सिलेक्ट करता हूं मैं, A2 एंटर। मैंने अली डायरेक्ट लिख दिया था, अली। अब इसमें एक छोटी सी बात, ये बात सुना गई, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर करता हूं, मैं इधर अली लिखता हूं, मैं ऐड हो गया। और अगर ऊपर वाले में मैं अली 1, मैं तीसरे वाले में अली 1 लिखता हूं, मैं इसका काउंट नहीं करेगा, सिर्फ अली की रेंज को काउंट करेगा। इसमें अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं चाहता हूं मैं कि F2 किया मैंने, और यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, और इसकी जगह पे मैं बराबर वाले बॉक्स का एड्रेस दे देता हूं कि इस जगह जो नाम लिखूं, इसको एंटर कर देता हूं। फिलहाल 0 आएगा। मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल अली। जी 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 बोले, एक सेकंड। क्राइटेरिया, इसके लिए अप्लाई नहीं होगा, सॉरी, इसको आपको वहां पर देना ही पड़ेगा, आपको एड्रेस इक्वल टू, यहां पर आपको एड्रेस देना ही पड़ेगा, इसका लोकेशन आपको देना ही पड़ेगा, उसकी रेंज से बाहर है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये उसकी रेंज से बाहर है। मैं अगर अली 1 करता हूं तो अली 1 के हिसाब से उस चीज को सर्च करके दे देगा, ठीक है। ये किसी और चीज में इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं। तो यानी इसका कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट रेंज इसको देना चाहूँ, डिफरेंट रेंज से डिफरेंट क्राइटेरिया और सम रेंज को अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ तक की बात समझ में आपके कोई सवाल? मैं तीसरी चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं क्यों ये सब चीजें कर रहा हूँ? मैं किसी एक चीज को टारगेट करूंगा यहाँ पे, उसके लिए इन तमाम चीजों को समझना जरूरी है। क्या यहाँ तक की बात समझ?